कैसे हो आप सभी। आपकी श्री करणी एकेडमी एंड एजुटेक के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। स्टूडेंट्स, हमारी जो क्लास चल रही थी जिसमें हमने स्टार्ट किया था कोशिका विभाजन, सेल डिवीजन, और उसके अंदर सबसे पहले हमने क्या स्टार्ट किया था, जो समसूत्री विभाजन था उसको पढ़ा था हमने पिछली क्लास के अंदर। समसूत्री विभाजन में हमने देखा था कि 4 अवस्थाएं थी। कौन कौन सी थी? प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज। ये चारों अवस्थाएं थी। इसमें हमने देखा था कि सबसे पहले प्रोफेज के अंदर गुणसूत्रों का संघनन हो गया था, फिर मेटाफेज के अंदर उनको तोड़ बिल्कुल जोड़ा था, उनसे तर्कु तंतुओं से बिल्कुल बीच में लाए थे, मेटाफेजिक प्लेट बनी थी। एनाफेज के अंदर उनकी क्रोमेटिड को तोड़कर अलग कर दिया गया था, फिर वो क्रोमेटिड क्या कहलाई? गुणसूत्र कहलाई। और टीलोफेज के अंदर उस जो गुणसूत्र थे वो अलग अलग हो गए और उनके बाहर केंद्रक झिल्ली बन गई। यानी समसूत्री विभाजन में कोशिका में हमारे कोशिका द्रव्य में केंद्रक विभाजन हो गया था, कोशिका द्रव्य का विभाजन नहीं हुआ था। और आपको कोशिका किस प्रकार दिखाई दे रही थी? कोशिका इस प्रकार दिखाई दे रही थी आपको, यानी इसके अंदर 2 केंद्रक थे, दोनों में क्या उपस्थित थे? आधे आधे गुणसूत्र हो गए थे, 46। तो अब ये कोशिका, जब कोशिका अलग होने के अंतिम पड़ाव पर है, लेकिन हमें क्या करना पड़ेगा? इसके कोशिका द्रव्य को विभाजित करना पड़ेगा। अब ये कोशिका द्रव्य है, इसको विभाजित करने के लिए जंतु कोशिका में अलग विधि होती है और पादप कोशिका में अलग विधि होती है। कैसे? आपको पता होगा कि जो जंतु कोशिका होती है उसमें क्या पाई जाती है? सिर्फ कोशिका झिल्ली पाई जाती है, जबकि पादप कोशिका में कोशिका झिल्ली और भित्ति दोनों होती है। जंतु कोशिका में सिर्फ क्या होगी? कोशिका झिल्ली होगी, कोशिका भित्ति नहीं होगी, जबकि पादप कोशिका में झिल्ली और भित्ति दोनों होती है। इसका क्या फर्क पड़ेगा? इसका ये फर्क पड़ेगा, मैंने आपको बताया था जब हम कोशिका चैप्टर पढ़ रहे थे, मैंने बताया था कि जो कोशिका झिल्ली होती है वो बिल्कुल लचीली होती है, इसको आप फैला सकते हो, सिकोड़ सकते हो। लेकिन जो कोशिका भित्ति होती है उसको आप चेंज नहीं कर सकते कोशिका की शेप उसके द्वारा, क्योंकि जो भित्ति होती है वो कोशिका के आकार को निश्चित बना के रखने का काम करती है। अब इससे फर्क क्या पड़ेगा कि मान लो ये कोशिका है आपके सामने और ये कोशिका का आपको कोशिका द्रव्य बांटना है, तो अगर ये जंतु कोशिका है और इसके बाहर वाला ये आवरण क्या है? कोशिका झिल्ली है, ये तो लचीली है, तो ये कोशिका झिल्ली क्या करेगी? अंदर की तरफ सिकुड़ेगी। और इसने क्या कर दिया? कोशिका को 2 भागों में बांट दिया कोशिका को 2 भागों में। देखिए, कोशिका झिल्ली थी ये, आप इसको देखिए, ये कोशिका झिल्ली थी। कोशिका झिल्ली बिल्कुल लचीली थी, और लचीली थी तो इसलिए अंदर की तरफ सिकुड़ गई और इसने कोशिका को 2 भागों में बांट दिया। लेकिन कोशिका भित्ति होती है इसके ऊपर, तो वो कठोर होती है, वो अंदर की तरफ नहीं आ सकती। इसलिए जो कोशिका झिल्ली है वो अंदर की तरफ आएगी, वो खांच बनाएगी। और ये ऐसा किस में होगा? जंतु कोशिकाओं में। यानी जंतु कोशिका में जो कोशिका द्रव्य विभाजन होता है वो किस विधि के द्वारा होता है? खांच विधि के द्वारा होता है। जबकि पादप कोशिका में ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि उसमें कोशिका भित्ति भी पाई जाती है, तो उसमें कौन सी विधि होगी? प्लेट विधि होगी। यानी पादप कोशिका के अंदर ये कोशिका है, ये जंतु कोशिका में कोशिका है, इसमें ये 2 केंद्रक पड़े हुए हैं, इसमें भी 2 केंद्रक है। अब क्या होगा? पादप कोशिका में अंदर से एक प्लेट बनना स्टार्ट होगी, वो इधर की तरफ फैलेगी, इधर की तरफ फैलेगी और लास्ट में कोशिका को 2 भागों में बांट देगी। लेकिन जंतु कोशिका में क्या होगा? ये कोशिका झिल्ली अंदर की तरफ सिकुड़ेगी, इधर से ये अंदर की तरफ सिकुड़ेगी और अंत में कोशिका है वो 2 भागों में बंट जाएगी। तो ध्यान रखना, जंतु कोशिकाओं के अंदर कोशिका झिल्ली अंदर की तरफ सिकुड़कर कोशिका को 2 भागों में बांट देगी, जबकि पादप कोशिका में अंदर से तरफ से एक प्लेट बनेगी, जिसको प्लेट विधि कहते हैं। क्योंकि पादप कोशिका के अंदर भित्ति पाई जाती है जो कठोर होती है, वो अंदर की तरफ मुड़ नहीं सकती, कोशिका की शेप को चेंज नहीं कर सकती, तो अंदर से ही हमें कुछ ऐसा पार्ट बनाना पड़ेगा जो कोशिका को 2 भागों में बांट दे। तो आगे हम देखते हैं इनको डायग्राम से। देखिए, आपके सामने दिखाया हुआ है जो कोशिका प्लेट विधि बन रही है। पादप कोशिका दिखाएगी आपको, पादप कोशिका, प्लांट सेल।
देखिए इसमें एक ये केंद्रक है, एक ये केंद्रक है, कोशिका का केंद्रक विभाजित हो गया है। अब हमें क्या करना है, कोशिका द्रव्य को विभाजित करना है। तो कोशिका द्रव्य विभाजित नहीं हो सकता बाहर से, क्योंकि इसमें क्या बनी हुई है, कोशिका भित्ति। तो फिर इसमें अंदर से देखिए एक प्लेट बन रही है धीरे धीरे, जो बाहर की तरफ खिसक रही है। यहाँ पर ये प्लेट बड़ी बन गई और यहाँ पर प्लेट है वो पूरी बन गई। तो ये पादप कोशिका दो भागों में बंट गई। जबकि जंतु कोशिका में क्या होता है, देखिए ये जंतु कोशिका है जो अंदर की तरफ, देखिए इसमें सिर्फ क्या है, कोशिका झिल्ली। ये आपको कंपैरिजन करके दिखाया गया है। ये है जंतु कोशिका और ये है पादप कोशिका। पादप कोशिका में तो देखिए अंदर की तरफ से ये प्लेट बन रही है, ये प्लेट बन गई, कोशिका दो भागों में विभाजित हो गई। जबकि ये प्लांट सेल है। जबकि जंतु कोशिका में तो देखिए बाहर से जो कोशिका झिल्ली है वो सिकुड़ गई है, ये कोशिका झिल्ली सिकुड़ गई, अंदर की तरफ इसने खांच बनाई और कोशिका अंततः दो भागों में विभाजित हो गई। तो आया आपको समझ में जंतु कोशिका और पादप कोशिका के अंतर, कोशिका द्रव्य का विभाजन। फिर नेक्स्ट हम देखते हैं अर्धसूत्री विभाजन, क्योंकि ये प्रोसेस आपके पूरा हो गया समसूत्री विभाजन वाला, माइटोसिस वाला। तो समसूत्री विभाजन के बाद अब हम देखते हैं जो अगुणित को विभाजन होता है, अगुणित कोशिका में होता है, वो कौन सा होता है, अर्धसूत्री विभाजन होता है। समसूत्री विभाजन में जो गुणसूत्रों की संख्या होती है वो मात्र कोशिका और संतति कोशिका में समान रहती है। यानी जितने गुणसूत्र मात्र कोशिका में थे उतने ही किस में होंगे, संतति कोशिका में होंगे। जबकि अर्धसूत्री विभाजन में गुणसूत्रों की संख्या है वो मात्र कोशिका से आधी रह जाती है, इसलिए इसको नाम दे दिया अर्धसूत्री विभाजन। अर्ध यानी आधा और सूत्री यानी गुणसूत्र। तो ऐसा विभाजन जिसमें गुणसूत्रों की संख्या मात्र कोशिका से आधी रह जाएगी उसको क्या कहा जाएगा, अर्धसूत्री विभाजन या मियोसिस। ठीक है, अब देखिए जो अर्धसूत्री विभाजन होता है वो दो प्रकार का होता है, अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट और अर्धसूत्री विभाजन सेकंड। जो अर्धसूत्री विभाजन सेकंड है वो बिल्कुल समसूत्री विभाजन के समान होगा। तो हमें क्या पढ़ना है विस्तार से वापस, अर्धसूत्री विभाजन बहुत इंपॉर्टेंट है और ये काफी जटिल प्रक्रिया है। देखिए अवस्थाएं तो इनमें भी समसूत्री विभाजन की तरह ही होगी, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज। लेकिन इनके आगे फर्स्ट लिखा हुआ है, इनके आगे सेकंड लिखा हुआ है। तो अगर आपको कहीं अर्धसूत्री और समसूत्री नाम दिया हो और आपको सीधा ही प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज दे दिया जाए तो आपको कैसे पता चलेगा कि ये अवस्था अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट की है, सेकंड की है या समसूत्री की है। तो ध्यान रखना, अगर आपके सामने सीधा ही नाम लिखा हो प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज, तो वो अवस्था है समसूत्री विभाजन की। लेकिन यदि उन अवस्थाओं के आगे फर्स्ट लिखा हुआ हो तो सोच लेना वो कौन सी अवस्था है, अर्धसूत्री विभाजन है। और कौन सी, अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट। यदि उनके आगे सेकंड लिखा हो तो वो होगी अर्धसूत्री विभाजन सेकंड। लेकिन यदि इस अवस्थाओं के आगे फर्स्ट, सेकंड कुछ भी ना लिखा हुआ हो तो वो किसका आंसर होगी, समसूत्री विभाजन का। तो आप अवस्थाओं का नाम देखकर आप पता कर सकते हो कि आपको ये कौन से विभाजन की अवस्था बताएगी। है समसूत्री की है तो आपके सामने प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज सीधा ही लिखा होगा, उसके आगे कोई भी रोमन अंक नहीं लिखे हुए होंगे। और लेकिन ये अर्धसूत्री विभाजन की अवस्था है तो उनके आगे फर्स्ट या सेकंड जरूर लिखा हुआ होगा। ठीक है, तो देखिए हम सबसे पहले पढ़ेंगे अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट, जो अगुणित कोशिकाओं के अंदर होता है। और इनमें भी हम इन चारों अवस्थाओं को क्रमशः पढ़ेंगे, जैसे हमने समसूत्री में पढ़ा था, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज। लगभग अवस्थाएं उनके जैसी होती है, थोड़ा बहुत चेंज होता है क्योंकि उनके अंदर गुणसूत्र है वो 2 क्रोमेटिड का बना होता है, जबकि अर्धसूत्री फर्स्ट के अंदर गुणसूत्र है वो 4 क्रोमेटिड का बना होगा। उसमें 2 गुणसूत्र आपस में जुड़े हुए होंगे और उन गुणसूत्रों को तोड़कर हम इसमें अलग करेंगे। जबकि समसूत्री के अंदर हमने क्या किया था, गुणसूत्र की क्रोमेटिड को तोड़कर हमने अलग किया था। ये अंतर है कुछ हमारे शरीर के अंदर। जो अर्धसूत्री और समसूत्री विभाजन है उनमें से समसूत्री विभाजन ज्यादा उपयोगी होता है, क्योंकि जो समसूत्री विभाजन है वो शरीर में नई कोशिकाओं का निर्माण करता है। ठीक है, अगर हमारे शरीर में नई कोशिकाएं बनानी है या कहीं पे आपके घाव लग गया उस घाव को भरना है तो कौन सा विभाजन आवश्यक होगा, समसूत्री विभाजन आवश्यक होगा। लेकिन यदि युग्मकों का निर्माण करना है, अंडाणु या शुक्राणु बनाने हैं, तो कौन सा विभाजन करना पड़ता है, अर्धसूत्री विभाजन। तो देखते हैं हम सबसे पहले अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट को, और इसकी सबसे पहले हम अवस्था पढ़ते हैं प्रोफेज फर्स्ट। देखिए जो प्रोफेज फर्स्ट है, समसूत्री विभाजन की प्रोफेज की तुलना की जाए तो ये एक
जटिल और लंबी चलने वाली प्रक्रिया है, जटिल व लंबी प्रक्रिया। अब देखिए जो प्रोफेज अवस्था है इसको आगे फिर 5 भागों में बांट दिया गया है, जो आपके सामने नाम दिखाए गए हैं, लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पेकिटीन, डिप्लोटीन और डाइकाइनेसिस। अब देखिए ये जो नाम है ना वो अलग अलग अवस्थाओं के नाम है, प्रोफेज की ये अवस्थाएं, और ये 5 अवस्थाएं वो किस आधार पर दी गई, तो ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे एक नीट में भी एक बार क्वेश्चन आ चुका है कि जो प्रोफेज फर्स्ट की 5 अवस्थाएं वो किस आधार पर दी गई है, तो ये 5 अवस्थाएं दी गई है गुणसूत्रों के व्यवहार के आधार पर, गुणसूत्रों के व्यवहार के आधार पर प्रोफेज की अवस्थाओं को 5 भागों में बांटा गया है। कौन कौन सी ये 5 भाग अवस्थाएं, लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पेकिटीन, डिप्लोटीन और डाइकाइनेसिस। अगर आप इनको याद करोगे तो इसको याद करने के लिए आपको लिए ट्रिक है, देखिए इसको याद करने के लिए आप शॉर्ट में याद कर सकते हो, लाली जरा पानी दे दे, लाली जरा पानी दे दे। इसमें देखिए लाली से हो जाएगा लेप्टोटीन, जरा से है जाइगोटीन, पानी से है पेकिटीन और दे से है डिप्लोटीन और डाइकाइनेसिस। तो आप इसको आसानी से याद कर सकते हो। तो प्रोफेज के अंदर आपको क्या क्या पॉइंट ध्यान रखना है, समसूत्री विभाजन की प्रोफेज की तुलना की जाए तो ये एक जटिल और लंबी चलने वाली प्रक्रिया है, और इस प्रोफेज फर्स्ट को वापस 5 उप भागों में बांटा गया है, जिसमें 5 अवस्थाएं जो दी गई है वो किस आधार पर दी गई है, तो वो दी गई है गुणसूत्रों के व्यवहार के आधार पर। यानी इसमें यह देखा गया है कि गुणसूत्र किस प्रकार क्रिया करते हैं, वो आपस में कैसे चलते हैं, कैसे उनका संगुणन होगा, वो आपस में क्रॉसिंग ओवर कैसे करेंगे, कैसे जुड़ेंगे, और उनको जुड़ने के लिए कौन कौन से एंजाइम काम करेंगे, तो वो सब उनके व्यवहार के आधार पर प्रोफेज को फिर 5 भागों में बांट दिया गया, लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पेकिटीन, डिप्लोटीन और डाइकाइनेसिस। ठीक है, अब देखिए इन अवस्थाओं के अंदर क्या होगा, मैं आपको बिल्कुल थोड़ा सा बेसिक आइडिया बता रही हूँ, फिर मैं डायग्राम से वापस आपको समझाऊंगी। जो ये अवस्थाएं हैं इनके अंदर क्या होगा कि सबसे पहले गुणसूत्रों का संगुणन होगा। हमने प्रोफेज अवस्था में क्या देखा था, जो हमने समसूत्री विभाजन की प्रोफेज अवस्था पढ़ी थी उसमें हमने क्या देखा था कि जो प्रोफेज है वो विभाजन की सबसे प्रारंभिक अवस्था होती है, और इस अवस्था के अंदर क्या किया जाएगा कि जो गुणसूत्र, जो कोशिका का केंद्रक है वो केंद्रक लगभग विलुप्त हो जाएगा। यानी जैसे ही प्रोफेज अवस्था प्रारंभ होगी और फिर वो विलुप्त हो, जो प्रोफेज अंत अवस्था है, फर्स्ट प्रोफेज है, उसके अंदर जो कोशिका का केंद्रक है वो विलुप्त होना प्रारंभ कर देगा और प्रोफेज अंत तक केंद्रक विलुप्त हो जाएगा। कोशिका के सारे कोशिकांग है वो विलुप्त हो जाएंगे। जो गुणसूत्र है वो पूर्ण रूप से संघनित हो जाएंगे, यानी गुणसूत्र स्पष्ट दिखाई देना स्टार्ट कर देंगे, और जो तारक काय है वो क्या कर देंगे, विपरीत ध्रुवों की ओर जाना स्टार्ट कर देंगे। सेंट्रियोल थे ना, विपरीत ध्रुव की तरफ जाना प्रारंभ कर देंगे। ठीक है, ये हमने प्रोफेज अवस्था के सामान्य लक्षण है, चाहे वो किसी की भी हो, समसूत्री हो चाहे अर्धसूत्री हो। लेकिन जो अर्धसूत्री विभाजन की प्रोफेज अवस्था है इसमें होंगे यही सभी कार्य, लेकिन इन कार्यों को करने के लिए इसमें गुणसूत्र है वो थोड़े मुश्किल से आपस में जुड़ते हैं और आपस में पदार्थों का आदान प्रदान करते हैं। यही कारण है कि प्रोफेज फर्स्ट अवस्था है जिसको 5 भागों में बांट दिया गया है। गुणसूत्र इसमें ज्यादा थोड़ी मुश्किल पैदा करते हैं, गुणसूत्रों का व्यवहार है उस आधार पर उनको सही तरह बताने के लिए प्रोफेज फर्स्ट अवस्था है उसको 5 भागों में बांटा गया। अब इन 5 अवस्थाओं में क्या क्या होता है तो मैं आपको थोड़ा सा बिल्कुल बता रही हूँ, बेसिक आइडिया। लाली जरा पानी दे दे, यानी लेप्टोटीन, जाइगोटीन,
पेकिटीन, डिप्लोटीन और डाइकाइनेसिस। इस ट्रिक से आप याद रख सकते हो प्रोफेज फर्स्ट की सभी अवस्थाओं को। अब देखिए जो लेप्टोटीन अवस्था है इसके अंदर क्या होगा कि ये कोशिका है, कोशिका के अंदर क्या है, केंद्रक है। तो लेप्टोटीन अवस्था के अंदर जो इसमें गुणसूत्र है ना वो बिल्कुल संघनित हो जाएंगे, आपको अच्छी तरह दिखना स्टार्ट कर देंगे। जो गुणसूत्र है वो बिल्कुल अच्छी तरह दिखाई देंगे। ये ऐसा गुणसूत्र, ये ऐसा गुणसूत्र, दो टाइप्स के गुणसूत्र होंगे। जो एक जैसे गुणसूत्र होंगे फिर वो आगे जाकर आपस में जुड़ जाएंगे। ये ऐसे गुणसूत्र होते हैं। ये किस अवस्था में दिखाई देते हैं? लेप्टोटीन अवस्था के अंदर, ठीक है। ये है लेप्टोटीन। फिर क्या होगा, ये जो ग्रीन कलर के दो गुणसूत्र है ये आपस में गुणसूत्र है, ये इस प्रकार के गुणसूत्र, तो ये आपस में गुणसूत्र मिलना स्टार्ट कर देंगे। ये वाला गुणसूत्र इससे मिल जाएगा, ये वाला इससे गुणसूत्र मिल जाएगा। तो जाइगोटीन अवस्था में क्या होंगे कि ये विपरीत प्रकार के गुणसूत्र एक दूसरे के पास में आएंगे। तो देखिए जाइगोटीन अवस्था में जाइगोटीन अवस्था में ये क्रोमोसोम एक दूसरे के पास आ जाएंगे। ये देखिए ठीक है। ये गुणसूत्र आपस में पास आ गए और कुछ जॉइंट्स बना लिया, और जिस स्थान पर इन्होंने जॉइंट्स बनाया वहां पर एक मिश्रण बनता है जिसको बोलेंगे सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स। ये देखिए यहां पर एक ऐसा जॉइंट बन गया है, उसको बोलेंगे सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स। सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स ये संरचना बन गई। फिर क्या होगा, जाए तो क्वेश्चन आता है, अब की बार नीट के एग्जाम में भी क्वेश्चन आया था कि सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स है वो विभा प्रोफेज की किस अवस्था में होता है। तो ध्यान रखना सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स है वो जाइगोटीन अवस्था में बनता है, और इसके अंदर क्या होंगे, जो समजात गुणसूत्र है वो एक दूसरे के पास में आ जाएंगे। अब देखिए जो आपके सामने ये गुणसूत्र दिखाया गया है ना, जैसे मैं आपको दोनों गुणसूत्र अलग अलग बार निकाल के बता रही हूं। एक तो ये गुणसूत्र है, और एक ये गुणसूत्र है। इसमें प्रत्येक गुणसूत्र दो क्रोमेटिड से बना हुआ है, दिखाई दे रहा है आपको। इसमें भी एक ये क्रोमेटिड, एक ये क्रोमेटिड, इसमें भी दो गुणसूत्र बने हुए हैं। अब देखिए ये जो एक गुणसूत्र की दोनों क्रोमेटिड है ना, वो आपस में क्या कहलाएगी, वो आपस में कहलाएगी सिस्टर क्रोमेटिड। ये दोनों क्रोमेटिड आपस में क्या कहलाएगी, सिस्टर क्रोमेटिड। इसी प्रकार ये भी दोनों आपस में क्या कहलाएगी, सिस्टर क्रोमेटिड कहलाएगी। ये दोनों सिस्टर है, ये दोनों सिस्टर है, लेकिन ये और ये आपस में क्या सिस्टर नहीं है, तो इनको हम बोलेंगे नॉन सिस्टर क्रोमेटिड। नॉन सिस्टर क्रोमेटिड। तो आगे क्या हुआ, ये यहाँ पे गुणसूत्र जुड़े ना, तो इन गुणसूत्रों की दोनों नॉन सिस्टर क्रोमेटिड आपस में एक संयोजन बनाएगी, और संयोजन बनाकर क्या कर देगी, आपस के पदार्थों का आदान प्रदान कर देगी। यानी इस गुणसूत्र के पदार्थ इसमें चले जाएंगे, इस वाले इसमें आ जाएंगे। लेकिन इन दोनों पदार्थों का आदान प्रदान करने के लिए किन क्रोमेटिड के मध्य संयोजन होगा, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखना। देखिए आपके सामने ये दो गुणसूत्र है, एक ये गुणसूत्र जिसमें दो क्रोमेटिड है, एक ये गुणसूत्र जिसमें दो क्रोमेटिड है।
ये दोनों क्रोमेटिड सिस्टर कहलाएगी, ये भी दोनों सिस्टर कहलाएगी, लेकिन ये वाली और ये वाली क्या कहलाएगी, नॉन सिस्टर कहलाएगी। और ये आपस में इस प्रकार गुंथ जाएगी और गुंथ कर क्या करेगी, दोनों आपस के आनुवंशिक पदार्थों का आदान प्रदान कर देगी और आदान प्रदान करके फिर ये वापस क्या हो जाएगी, अलग हो जाएगी। क्यों किया इन्होंने आदान प्रदान, क्योंकि आगे जाकर हमें गुणसूत्रों का बंटवारा करना है। तो बंटवारा करना है तो जो नई दो कोशिकाएं बनेगी ना, उनके अंदर समान लक्षण जाने चाहिए। अगर हमने इनका बंटवारा आपस में आनुवंशिक आदान प्रदान नहीं किया होता इन कोशिकाओं ने, तो क्या होता कि एक कोशिका में अलग लक्षण जाता, एक कोशिका में अलग लक्षण जाता, और जीव की सभी कोशिकाएं एक जैसी नहीं होती। तो वो क्या होगी, आपस में क्या करेगी, आदान प्रदान कर देगी, जिससे आगे जो कोशिकाएं जाएगी उनमें गुणसूत्रों का संगठन है वो बिल्कुल समान रहेगा। तो ध्यान रखना, पहला पॉइंट है लेप्टोटीन अवस्था में गुणसूत्र बिल्कुल सही विकसित अवस्था में दिखाई देंगे। और दूसरा पॉइंट आप ध्यान रखना कि जाइगोटीन अवस्था के अंदर किसका निर्माण हो जाता है, सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स का निर्माण हो जाता है। अब क्या होगा, सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स बनते ही गुणसूत्र दोनों पास पास में आ गए। फिर जो अगली अवस्था है ना पेकिटीन, इसके अंदर क्या होगा, इसके अंदर जो दोनों गुणसूत्रों की नॉन सिस्टर क्रोमेटिड है वो क्या करेगी, आपस में पेक हो जाएगी और आनुवंशिक पदार्थों का आदान प्रदान करेगी। और इनको पेक करने के लिए एक एंजाइम सहायता करता है जिसको बोलता है रिकॉम्बिनेज एंजाइम। ठीक है, तो अगली अवस्था किस प्रकार की होती है, देखिए ये अवस्था कौन सी है, जाइगोटीन। और ये अवस्था कौन सी होगी, पेकिटीन। अब पेकिटीन की अवस्था के अंदर क्या होगा कि जो दोनों गुणसूत्र है, दोनों क्रोमेटिड है, वो आपस में जुड़ जाएगी और आनुवंशिक पदार्थों का आदान प्रदान करेगी। अब मैं एक गुणसूत्र को शो कर रही हूं आपके सामने। देखिए ये दोनों क्रोमेटिड है, नॉन सिस्टर क्रोमेटिड है जो आपस में जुड़ गई है। ये इस प्रकार गुंथ जाएगी आपस में, और जैसे ही वो गुंथेगी तो क्या होगा, आपस में आदान प्रदान होगा पदार्थों का, आनुवंशिक पदार्थों का आदान प्रदान, और इसमें एक जो एंजाइम सहायता करेगा उसको बोलेंगे रिकॉम्बिनेट एंजाइम। एंजाइम कौन सा काम करेगा, रिकॉम्बिनेज एंजाइम। रिकॉम्बिनेज एंजाइम। और ये जो प्रक्रिया होगी, इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, क्रॉसिंग ओवर। क्रॉसिंग ओवर क्वेश्चन आता है कि क्रॉसिंग ओवर किस प्रक्रिया के दौरान होगा, तो क्रॉसिंग ओवर होगा पेकिटीन अवस्था के दौरान। और कौन सा एंजाइम सहायता करेगा, रिकॉम्बिनेज एंजाइम सहायता करेगा। ठीक है, फिर देखिए अगली अवस्था आएगी डिप्लोटीन। डिप्लोटीन अवस्था के अंदर क्या होगा, डिप्लोटीन अवस्था के अंदर फिर ये जो पेकिटीन हुआ है, पेकिटीन अवस्था के अंदर जो अर्ध ये जो नॉन सिस्टर क्रोमेटिड जुड़ी है, इन्होंने पदार्थों का आदान प्रदान कर लिया। अब ये क्या हो जाएगी, अलग हो जाएगी, वापस इन्होंने अपनी जगह ये ग्रहण कर लेगी। तो देखिए जो अगली अवस्था है डिप्लोटीन, अगली अवस्था मैं यहां पे बना रही हूं डिप्लोटीन अवस्था। ये इन सब के बार क्या होगा, केंद्रक झिल्ली। जो लास्ट में जाते फिर ये केंद्रक झिल्ली क्या है, विलुप्त हो जाएगी। अब देखिए डिप्लोटीन अवस्था के अंदर क्या होगा, ये जो दोनों नॉन सिस्टर क्रोमेटिड है जिन्होंने आपस में
क्रॉसिंग ओवर कर लिया, पदार्थों का आदान प्रदान कर लिया, अब ये क्या होगी, धीरे धीरे अलग होगी। यानी ये बिल्कुल ऐसे गुंथ गई थी, अब ये धीरे धीरे अलग होगी ना, तो अलग होते टाइम इनकी संरचना इस प्रकार की हो जाएगी। यानी आपको एक्स आकार की संरचना दिखाई देगी, जिसको कियाज्मेटा बोला जाता है। तो क्वेश्चन आता है कि कियाज्मेटा किस संरचना में बनता है, तो कियाज्मेटा है वो डिप्लोटीन वाली अवस्था के अंदर होता है। यानी पहले ये क्रोमेटिड इस प्रकार गुंथ गई थी, और जब इन्होंने आनुवंशिक पदार्थों का आदान प्रदान कर लिया, तो अब ये धीरे धीरे क्या है, इनका जो फोल्डिंग है वो खुल जाएगी और ये एक्स आकार की संरचना में दिखाई देगी, जिसको कियाज्मेटा कहा जाता है। ठीक है, तो देखिए डिप्लोटीन अवस्था के अंदर क्या होगा, ये आपको दोनों नॉन सिस्टर क्रोमेटिड दिखाई दे रही है, और इनके बीच ये पहली जो यहाँ पर देखिए आपको पैकेटिन अवस्था में ये ज्यादा फोल्ड रूप में दिखाई दे रही थी, अब देखिए धीरे धीरे क्या है, ये जो इनके संरचना है वो खुल चुकी है। तो ये संरचना है वो बिल्कुल खुल चुकी है। तो डिप्लोटीन अवस्था में देखिए बिल्कुल आपको जो संरचना दिखाई दे रही है वो कैसी दे रही है, एक्स आकार की संरचना दिखाई दे रही है, और इस एक्स आकार की संरचना को हम क्या बोलेंगे, कियाज्मेटा। तो ध्यान रखना जो कियाज्मेटा होता है वो किस अवस्था के दौरान बनता है, जो कियाज्मेटा होता है वो डिप्लोटीन अवस्था के अंदर बनता है। जो एक्स आकार की संरचना होती है, ये आपको एक्स आकार की संरचना दिखाई दे रही है, ये क्या है, कियाज्मेटा। और इस टाइम क्या होगा, सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स बना था ना, वो पूर्ण रूप से विघटित हो जाएगा। सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स विघटित। स्टूडेंट्स आपको पता हो तो अब की बार नीट के एग्जाम में यही क्वेश्चन आया था कि सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स का पूर्ण विघटन किस अवस्था के अंदर हो जाता है। तो आपको ध्यान रखना डिप्लोटीन अवस्था के अंदर जो सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स है वो पूर्ण रूप से विघटित हो गया, यहाँ पर कियाज्मेटा बन गई है। तो आपको और फिर आपके लास्ट वाली जो अवस्था आती है जिसका नाम है डाइकाइनेसिस, अगली जो डाइकाइनेसिस अवस्था आएगी फिर उसके अंदर जो कियाज्मेटा वाली संरचना है वो भी क्या हो जाएगी, पूर्ण विलुप्त हो जाएगी। डाइकाइनेसिस, कियाज्मेटा विलुप्त। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आपके सामने ये प्रोफेज की मैंने पांचों अवस्थाएं बताई, लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकिटीन, डिप्लोटीन और डाइकाइनेसिस। लेप्टोटीन के अंदर गुणसूत्र आपको पूर्ण रूप से संगठित दिखाई दिए, जाइगोटीन के अंदर सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स बनता है, डिप्लोटीन के अंदर इन जो समजात गुणसूत्र की नॉन सिस्टर क्रोमेटिड होती है इनके मध्य क्या होता है, क्रॉसिंग ओवर होता है, और उसको कंट्रोल कौन करता है, रिकॉम्बिनेज एंजाइम करता है। डिप्लोटीन अवस्था के अंदर सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स है वो पूर्ण रूप से विघटित हो जाता है, और कियाज्मेटा संरचना दिखाई देती है जो एक्स आकार की होती है, और डाइकाइनेसिस के अंदर कियाज्मेटा पूर्ण रूप से विलुप्त हो जाता है। तो पांचों अवस्थाएं, इनके अलग अलग आपके सामने लक्षण, नेक्स्ट क्लास में मैं इनको डायग्राम के द्वारा आपको वापस बताऊंगी। तो यहाँ तक की थी हमारी क्लास। थैंक यू सो मच।